हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एज ऑफ शेक्सपियर के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। अब तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, पीजीटी, टीजीटी या नेट का जो भी एग्ज़ाम रहा हो, उसमें आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि एज ऑफ शेक्सपियर से रहे हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। आज हम 25 क्वेश्चंस देखेंगे, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द फाउंडर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी इज़। जो रोमांटिक कॉमेडी है उसके फाउंडर किसको कहा जाता है? रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, थॉमस किड या थॉमस लॉस? तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन को रोमांटिक कॉमेडी का फाउंडर कहा जाता है। नेक्स्ट, बोसोला इज़ द नेम ऑफ एग्जीक्यूशनर इन। जो बोसोला नाम का एक कैरेक्टर है वो आपको कौन से प्ले में देखने को मिलेगा? द ज्यू ऑफ माल्टा, द स्पेनिश ट्रेजिडी, मिडिल मार्च या द डचेस ऑफ माल्फी? तो ये कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा द डचेस ऑफ माल्फी में। द ऑथर ऑफ हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ इज़। हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ ये एक वर्क है और ये किसने लिखा था? एसी ब्रैडली, एल्सी नाइट, ओडी लेविस या फ्रैंक कैरमोड? तो ये लिखा था एल्सी नाइट ने। द मेन थीम ऑफ फॉस्ट ईच। ये डॉक्टर फॉस्टिस जो आपने पढ़ा होगा, क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है ये डॉक्टर फॉस्टिस। तो इसकी जो मेन थीम थी वो क्या थी? ह्यूमन डिज़ायर फॉर नॉलेज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड या स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस, डिज़ायर टू ट्रांसेंड फिजिकल लिमिटेशंस एंड टू गेन आंसर टू एटर्नल क्वेश्चन ऑफ लाइफ या पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज? तो जो डॉक्टर फॉस्टिस थे उनकी जो डिज़ायर थी वो फिज़िकल वर्ल्ड में रहने की थी, इसीलिए जो है उन्होंने अपने सोल को भी बेच दिया था। तो इसका सही आंसर होगा ह्यूमन डिज़ायर फॉर नॉलेज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। सर थॉमस मोर द ऑथर ऑफ यूटोपिया बिलोंग टू। जो सर थॉमस मोर हैं जिन्होंने यूटोपिया नाम का एक बहुत ही अच्छा जो है वर्क है उनका, तो वो कहाँ से बिलोंग करते थे? इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड या स्कॉटलैंड? तो वो बिलोंग करते थे इंग्लैंड से। इन हेमलेट हाउ मैनी टाइम्स डज हेमलेट्स घोस्ट अपियर। हेमलेट में जो है कितने बार हेमलेट का घोस्ट अपियर होता है? नाउ अगर हम देखें कि हेमलेट में कितनी बार घोस्ट अपियर होता है, तो बेसिकली इसका आंसर 4 होगा। इन हेमलेट द घोस्ट अपियर्स 3 टाइम्स इन द प्ले। लेकिन जो है वो 3 टाइम्स भी कहा जाता है क्योंकि वो एक ही सीन में 2 बार भी अपेयर होता है। लाइक जैसे देखिए, द घोस्ट अपेयर्स टू मार्शल्स एंड बर्नार्डो इन एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट। तो सबसे पहले बार जब घोस्ट अपेयर होता है वो मार्शल्स और बर्नार्डो को होता है एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में। लेकिन इट डज़ नॉट स्पीक, ये कुछ नहीं बोलता, इट एग्जिस्ट, और ये इट एग्जिट्स, ये चला जाता है। एंड री एंटर्स देन इट एग्जिट्स अगेन, और फिर दोबारा दिखाई देता है और दोबारा एग्जिट हो जाता है। यानी कि 2 टाइम्स तो ये यहीं पर हो गया। देन अगेन, और फिर इट अपेयर्स इन एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ, फिर ये एक्ट फर्स्ट और सीन फोर्थ में अपेयर होता है। द घोस्ट हैपेयर्स टू हेमलेट इन एक्ट थर्ड सीन फोर्थ, और फिर जो है ये हेमलेट को एक्ट थर्ड और सीन फोर्थ में ये अपेयर होता है। तो यानी कि ये जो है टोटल 4 टाइम्स अपेयर हुआ। इन द फेमस क्लोजेट इंटरव्यू विद जर्ट्रूड एंड पोलिनियस, जब जर्ट्रूड और पोलिनियस के आपस में बातें हो रही थी, क्लोजेट सीन जब आया था, जर्ट्रूड एंड पोलिनियस कैन नॉट सी द घोस्ट ओनली हेमलेट। और जो जर्ट्रूड थी और पोलिनियस जो थे वो हेमलेट को, घोस्ट को नहीं देख सकते थे, केवल हेमलेट ही देख सकता था। तो सो द घोस्ट अपेयर्स इन 4 डिफरेंट सीन्स। तो अगर बात करें तो जो है वो घोस्ट 4 डिफरेंट सीन में 4 बार जो है वो दिखाई दिया। लेकिन ये इट ब्रिज 2 सीन्स, यानी कि 2 सीन में जो है मतलब एक ही टाइम पर 2 बार ये अपेयर हुआ। तो सो इट ओनली रियली मेक्स 3 सेपरेट अपीयरेंसेस। तो अगर सेपरेट की बात करें तो ये 3 टाइम अपेयर हुआ, और अगर टोटली बात करें तो ये 4 टाइम्स अपेयर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, होली सोनेट इज़ ए वर्क बाय। होली सोनेट किसने लिखे हैं? तो होली सोनेट लिखे हैं जॉन डॉनी ने। होली सोनेट जो है एक वर्क है जो कि इंग्लिश मेटाफिजिकल पोइट जॉन डॉनी ने लिखा है, और ये इसको जो है ये जो होली सोनेट है इन्हें डिवाइन मेडिटेशंस भी कहा जाता है, या फिर डिवाइन सोनेट्स आप इसको कह सकते हो।
इट कंटेन्स ए सीरीज ऑफ 19 डेवोशनल पोएम्स। इसमें जो है 19 जो थी वो डेवोशनल पोएम्स थी। दी सोनेट्स वर पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली इन 1633। 1633 में पोस्थुमसली पब्लिश्ड हुए थे। पोस्थुमसली क्या होता है? पोस्थुमसली होता है जब किसी राइटर के मरने के बाद उसका वर्क पब्लिश किया जाए। इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ सॉन्ग एंड सोनेट्स, फर्स्ट एडिशन सॉन्ग और सोनेट्स का जो फर्स्ट एडिशन आया था 1633 में, उसमें ये पब्लिश्ड हुए थे। अमंग दिस मोस्ट ऑफ द पोएम्स आर हाईली पर्सनल सच एज होली सोनेट 17। इनमें से जो है बहुत सी पोएम है जो पर्सनल है, जैसे कि होली सोनेट 17 एंड एलेजी ऑन डोनेज वाइफ हु डाइड इन 1617, जो कि एक एलेजी है डोने की वाइफ पर, उन्होंने अपनी वाइफ पर लिखी थी जब उसकी डेथ हो गई थी 1617 ईस्वी में। 1617 ईस्वी में डोने की वाइफ की डेथ हो गई थी, तो उसके ऊपर जो है उन्होंने एलेजी लिखी थी। तो ये होली सोनेट्स हैं जो कि कब पब्लिश हुए थे? 1633 में। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्ले बाय बेन जॉनसन। बेन जॉनसन का इनमें से कौन सा प्ले नहीं है? द अल्केमिस्ट, वॉल्पोन, सिंथियास रेवल्स या द डचेस ऑफ माल्फी। तो इसका सही आंसर होगा द डचेस ऑफ माल्फी। द डचेस ऑफ माल्फी जो है वो बेन जॉनसन का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैज़ एन एपिलॉग। इनमें से कौन सा प्ले है जिसमें जो है शेक्सपियर ने एक एपिलॉग रखा है? द टेम्पेस्ट, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, हेमलेट या 12th नाइट। तो इसका सही आंसर होगा द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट में आपको एक एपिलॉग देखने को मिलेगा। द टेम्पेस्ट हैज़ एन एपिलॉग, इट इज़ द अपोजिट ऑफ प्रोलॉग, ए पीस ऑफ राइटिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ए लिटरेरी वर्क। एपिलॉग क्या होता है? ये प्रोलॉग का जो है अपोजिट है। प्रोलॉग क्या होता है? प्रोलॉग एक पीस होता है जो किसी भी लिटरेरी वर्क के स्टार्टिंग में लिखा जाता है, और एपिलॉग क्या होता है? is the part of the main story occurring after the climax and recalling the fates of the character। एपिलॉग जो होता है वो एक पार्ट होता है मेन स्टोरी का जो कि क्लाइमैक्स में अक्वर होता है, यानी कि प्ले के लास्ट में जो लिखा जाए वो एपिलॉग होता है, और जो प्ले के स्टार्टिंग में लिखा जाए वो प्रोलॉग होता है। ए शेक्सपियन सोनेट एंड्स विद ए, जो शेक्सपियर के सोनेट थे वो किससे एंड होते थे? क्वार्टेट, ऑक्टेव, कपलेट या ट्राइपलेट। तो शेक्सपियर के जो सोनेट रहे हैं उनमें 3 क्वार्टेन्स होते थे और एक कॉपलेट होता था, यानी कि टोटल जो है क्वार्टेन्स होते थे 4 लाइन्स के, तो 12 लाइन्स के प्लस एक कॉपलेट 2 लाइन्स का, तो 14 लाइन्स का जो है सोनेट्स हुआ करते थे। तो इसका सही आंसर होगा सी, कॉपलेट। लाइफ इज़ बट ए वॉकिंग शैडो ए पुअर प्लेयर अक्वर्स इन शेक्सपियर्स। ये जो लाइन है लाइफ इज़ बट ए वॉकिंग शैडो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टीजीटी 2011 में भी आई है। ये शेक्सपियर के कौन से प्ले में आती है? 12th नाइट, हेमलेट, मैकबेथ या किंग लियर। तो इसका सही आंसर होगा मैकबेथ। ये लाइन जो है मैकबेथ में है, और ये लाइन कौन बोलता है? द अबोव मेंशन लाइन लाइफ इज़ बट ए वॉकिंग शैडो ए पुअर प्लेयर अक्वर इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। दिस लाइन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एक्ट फर्स्ट सीन 5। दिस इज़ द स्पीच ऑफ मैकबेथ व्हेन लेडी मैकबेथ किल्स हरसेल्फ। यानी कि जो लाइन है ये मैकबेथ के द्वारा बोली जाती है। एक्ट फर्स्ट सीन 5 में ये लाइन आती है जब लेडी मैकबेथ अपने आप को मार लेती है, जब लेडी मैकबेथ सुसाइड कर लेती है और मैकबेथ को बताया जाता है, तब ये लाइन जो है मैकबेथ बोलता है कि लाइफ क्या है? लाइफ तो कुछ भी नहीं है बट ए वॉकिंग शैडो, एक वॉकिंग शैडो है और एक पुअर प्लेयर है। क्वेश्चन नंबर 12, द मेन थीम ऑफ शेक्सपियन सोनेट्स इच। शेक्सपियर के सोनेट जो रहे हैं उनकी मेन थीम क्या है? लव, हेटर्ड, इंट्रिग्यू या एनिवी। तो शेक्सपियर ने जो है लव सोनेट लिखे हैं। द टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स रिटन बाय शेक्सपियर इज। शेक्सपियर ने जो है टोटल कितने सोनेट लिखे हैं? 174, 154, 184 या 194। तो शेक्सपियर ने जो है 154 सोनेट लिखे हैं। ये भी जो है टीजीटी 2011 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डिड नॉट विन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। इनमें से कौन सा जो है राइटर है जिसने कि नोबेल प्राइज़ नहीं जीता था? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉन गैल्सवर्थी, विलियम बटलर यीट्स या जेम्स जोयसी। तो इनमें से जो जेम्स जोयसी हैं उन्हें नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है। बाकी जो ये 3 राइटर्स हैं इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। जेम्स जोयसी डिड नॉट विन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे उन्हें नोबेल प्राइज़ 1925 में मिला था, जॉन गैल्सवर्थी को 1932 में और विलियम बटलर यीट्स को 1923 में।
सम अदर फैक्ट्स, जॉर्ज बर्नार्ड शो जो है वो आयरलैंड से बिलोंग करते थे और उन्हें ये जो अवार्ड मिला था ये ड्रामा की फील्ड में मिला था। गैल्सवर्थ जो है यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते थे और इन्हें ये फिक्सन उन्होंने लिखे जो हैं अपने नॉवेल्स जो उन्होंने लिखे हैं उसके लिए अवार्ड मिला था। विलियम बटलर यीट्स बिलोंग टू आयरलैंड, विलियम बटलर यीट्स आयरलैंड से बिलोंग करते हैं और उन्हें पोइट्री के फील्ड में ये प्राइज़ मिला था। इन फिक्सन द ऑथर्स ओवरऑल मेन आइडिया और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज। जो फिक्सन होते हैं, फिक्सन आप नॉवेल कह सकते हो, तो इसमें जो ऑथर के ओवरऑल मेन आइडिया या मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज जो वो हमें देते हैं अपने फिक्सन के थ्रू, वो हमें क्या बताना चाहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो प्लॉट कहा जाएगा, कन्फ्लिक्ट, सेटिंग या थीम? तो वो कहा जाएगी थीम। यानी कि किसी भी नॉवेल की क्या थीम है, वो हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज वो हमें देना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द सबटाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट? ट्वेल्थ नाइट जो प्ले रहा है उसका सबटाइटल क्या था? व्हाट इज़ यू विल, व्हाट यू लाइक इट, व्हाट यू थिंक। तो इस प्ले का ट्वेल्थ नाइट जो है ये शेक्सपियर ने लिखा है, तो इसका जो सबटाइटल था वो था व्हाट यू विल। नेक्स्ट, द लाइन देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ ए स्पैरो अक्वर्स इन। ये जो लाइन है देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ ए स्पैरो, ये कहाँ पर अक्वर होती है? ये हमें देखने को मिलेगी हैमलेट में। ये हैमलेट में देखने को मिलेगी और इसे कौन कहता है? इसे कहते हैं हैमलेट। दिस इज़ द स्पीच ऑफ हैमलेट। ये हैमलेट की स्पीच है टू होरेशियो, वो होरेशियो से कहते हैं इन एक्ट 5 सीन सेकंड, एक्ट 5 के सीन सेकंड में। व्हेन होरेशियो वॉन्स हैमलेट, जब होरेशियो हैमलेट को वॉर्न करता है डेट की ही विल लूज द ड्यूल विद लेटस, कि वो लेटस जो है वो ड्यूल जो करने जा रहा था, लेटस से जो वो लड़ने जा रहा था कि तुम हार जाओगे। होरेशियो जो है हैमलेट को पहले ही वॉर्न करता है कि तुम मत लड़ो, तुम हार जाओगे। ही रिवील्स दैट ही इज़ डिसाइडेड टू गिव इन टू गॉड्स प्रोविडेंस। तो हेमलेट यहाँ पर जो है होरेशियो से बोलता है कि मैंने जो है गॉड प्रोविडेंस, प्रोविडेंस का मतलब होता है फेट, कि मैंने तो मतलब जो गॉड जो चाहेंगे वो होगा, मैंने वो सब कुछ गॉड पर छोड़ दिया है। हेमलेट आर्ग्यूज विद होरेशियो कि दैट गॉड कंट्रोल्स एवरीथिंग इवन समथिंग एज ट्राइवल एज ए स्पैरो डेथ, कि जो गॉड है ना वो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे एक छोटी सी चीज़ हो, मतलब स्पैरो की जो डेथ हो, अगर स्पैरो की डेथ हो रही है तो वो भी गॉड ही कंट्रोल कर रहे हैं, तो गॉड के हाथों में तो सब कुछ है। तो हेमलेट जो है यहाँ पर ये होरेशियो से कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंजेनेंस। दिस लाइन अक्वर्स इन शेक्सपियर्स। ये जो लाइन है द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंजेनेंस, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? हैमलेट में, किंग लियर में, द टेम्पेस्ट या द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो ये आपको देखने को मिलेगी द टेम्पेस्ट में। और ये लाइन कौन बोलते हैं? दिस इज़ द प्रेस्पेरोस स्पीच इन द टेम्पेस्ट इन एक्ट 5 सीन फर्स्ट। एक्ट 5 के सीन फर्स्ट में ये लाइन प्रोस्पेरोस बोलते हैं। फोर्टीन ब्रास इज ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। जो 14 ब्रास है वो शेक्सपियर के प्ले में एक कैरेक्टर है। कौन से प्ले में है वो? किंग लियर, ओथेलो, हैमलेट या जूलियस सीजर? तो वो हैमलेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टर इन एज यू लाइक इट? एज यू लाइक इट में निम्न में से कौन सा कैरेक्टर नहीं है? रोजालिंड है, सीलिया भी जो एज यू लाइक इट में है, दोनों ये सिस्टर हैं। ओरलैंडो जो है प्रोटोगोनिस्ट है इस प्ले का। पोर्शिया, लेकिन पोर्शिया इस प्ले में नहीं है। अगर आपको याद हो तो पोर्शिया मर्चेंट ऑफ वेनिस में हमें देखने को मिलती है। विलियम शेक्सपियर कौन से एरा से बिलोंग करते थे? रेस्टोरेशन एज से, विक्टोरियन एज से, एलिजाबेथन एज से या रोमांटिक एज से? तो जो विलियम शेक्सपियर थे वो एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट, एज कैन नॉट विद हर नोर कस्टम स्टेल हर इन्फिनिट वेराइटी। ये लाइन जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगी? एज कैन नॉट विद हर, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल में, ओथेलो में, टाइटस एंड्रोनिकस या एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा? तो ये हमें देखने को मिलेगी एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा में, और ये लाइन क्लियोपैट्रा के लिए कही गई है। फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमेन इज टेकन फ्रॉम।
फ्रैलिटी, तुम्हारा नाम ही जो है वो वुमेन है। ये कहाँ से ली गई है लाइन? जूलियस सीजर, हैमलेट, ओथेलो या किंग लियर? तो ये लाइन ली गई है हैमलेट से। और ये लाइन बोलता कौन है? ये हैमलेट ही बोलता है। हैमलेट जो है द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स मास्टरपीस हैमलेट, शेक्सपियर का जो एक मास्टरपीस प्ले रहा है हैमलेट, उसके जो हीरो थे हैमलेट, अटर्स दिस फेमस फ्रेज इन एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड। तो वो ये बोलते हैं एक्ट फर्स्ट और सीन सेकंड में। इनफैक्ट ही इज़ रिकॉलिंग द ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ हिज मदर एंड डिजीज्ड फादर। उसके जो पिताजी हैं जो मर चुके हैं उसके फादर, तो वो उन मेमोरीज़ को याद करते हैं जब उसकी माताजी और उसके पिताजी साथ में रहते थे, जब उसके पिताजी जिंदा थे। ही मोर्न्स द डेथ ऑफ हिज फादर, वो अपने पिता की मृत्यु पर जो है मौन करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। एंड चेंजिंग नेचर ऑफ वुमेन, और रेफरिंग टू हिज मदर जर्ट्रूड, और वो अपनी माता को देखते हैं जिसने मतलब उसका जो नेचर देखते हैं कि एक वुमेन का नेचर कितनी जल्दी बदल जाता है। एस ही हैज़ मैरिड हिज अंकल क्लोडियस, क्योंकि उन्होंने जो है तुरंत ही शादी कर ली थी उसके अंकल क्लोडियस से। यानी कि जब हैमलेट के फादर की डेथ हुई थी तो उसकी डेथ के तुरंत बाद ही हैमलेट की मदर जर्ट्यूड ने उनके छोटे भाई क्लोडियस से शादी कर ली थी। तो वो कहते हैं ही सेज फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वुमेन, तो इसीलिए वो यहाँ पर ये शब्द कहते हैं। द क्योट, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेन इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अक्वर्स इन। ये जो लाइन है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेन, ये कहाँ पर देखने को मिलेगी? 12th नाइट में, सिम्बलाइन, मर्चेंट ऑफ वेनिस या एज यू लाइक इट। तो ये लाइन हमें देखने को मिलेगी मर्चेंट ऑफ वेनिस में। और ये लाइन जो है पोर्शिया बोलती है। The quality of mercy is not stand, it dropped as a gentle rain from heaven. This line occurs in the Merchant of Venice. It occurs when Portia demands Shylock to be merciful. ये लाइन कहाँ पर आती है? जब पोर्शिया जो है शाइलॉक से कहती है कि उसे मर्सीफुल होना चाहिए। और ये एक्ट 4 सीन फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगी। पोर्शिया जो है शाइलॉक से अपील कर रही है कि वो एंटोनियो की लाइफ को छोड़ दे। और वो कहती है कि हम लोग जो हैं जैसे हम प्रे करते हैं गॉड से मर्सी के लिए, और जो गॉड है वो हमारे लिए मतलब मर्सीफुल होते हैं, इसी तरह जो है शाइलॉक को भी जो है मर्सीफुल होना चाहिए एंटोनियो के लिए, और उसे जो है एंटोनियो की लाइफ को छोड़ देनी चाहिए। और इसके बदले जो है उसे गॉड से कुछ ना कुछ इनाम ज़रूर मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो है शाइलॉक एंटोनियो से एक डील की थी, एंटोनियो को कुछ पैसे जो है शाइलॉक को लौटाने थे, लेकिन अगर वो नहीं लौटाएगा तो उसके शरीर का कुछ मांस जो है शाइलॉक ने लेने के लिए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्योट, लव लुक्स नॉट विद द आइज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड ऑकवर्स इन। ये जो लाइन है लव लुक्स नॉट विद द आइज, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? ए मिड समर नाइट्स ड्रीम में, लव स्लेबर्स लॉस्ट में, एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा या द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। तो ये हमें लाइन देखने को मिलेगी ए मिड समर नाइट्स ड्रीम में। और ये लाइन कौन बोलती है? ये हेलेना बोलती है। द क्योट्स, लव लुक्स नॉट विद द आइज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड ऑकवर्स इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम। सबसे पहले तो इस लाइन का मतलब समझिए। इस लाइन का मतलब होता है कि जो लव है वो वर्थलेस थिंग्स ब्यूटीफुल, जो मतलब बेकार की चीज़ें हैं ना उसको भी सुंदर बना देता है। व्हेन वी आर इन लव वी डोंट सी विद अवर आइज, जब हम प्यार में होते हैं तो हम अपनी आंखों से नहीं देखते। इसमें लिखा है ना लव लुक्स नॉट विद द आइज बट विद द माइंड, बट विद आवर माइंड्स, लेकिन हम अपने माइंड से देखते हैं, यानी कि हम अपने एक तरह से हर्ट से देखते हैं। जब हमें किसी से प्यार हो जाता है तो ये नहीं कि हम उसकी जो है ब्यूटी देखेंगे या उसको उसके एक तरह से अपनी आई से देखेंगे, बल्कि हम उसको अपने मन से देखेंगे। डैट इज़ वाई, और इसीलिए शायद पेंटिंग ऑफ क्यूपिड, जो क्यूपिड की पेंटिंग होती है जिसे गॉड ऑफ लव कहा जाता है, ऑलवेज सो हिम एज ब्लाइंड, उसे हमेशा जो है ब्लाइंड दिखाया जाता है। इन दिस सोलिलिकी, ये एक सोलिलिकी है, हेलेना पोंडर्स अबाउट द ट्रांसफॉर्मिंग पावर ऑफ लव। यहाँ पर जो हेलेना है वो लव की जो पावर है उसके ट्रांसफॉर्म पर बातें कर रही है, ट्रांसफॉर्म को वो बता रही है। द लव सिक हेलेना वॉज अबंडन बाय हर बिलव्ड डेमेट्रियस। जो हेलेना है वो डेमेट्रियस से प्यार करती थी, लेकिन जो डेमेट्रियस है वो हेलेना से प्यार नहीं करता था और उसने हेलेना को छोड़ दिया था क्योंकि वो हार्मिया से प्यार करता था। बिकॉज ही लव द मोर अट्रैक्टिव हार्मिया, क्योंकि वो मोर अट्रैक्टिव हार्मिया से प्यार करता था। हार्मिया जो है वो सुंदर दिखाई देती थी, लेकिन हेलेना इतनी सुंदर नहीं थी, तो इसीलिए जो डेमेट्रियस था वो हार्मिया से प्यार करता था, हेलेना से नहीं। तो इसीलिए हेलेना कहती है कि प्यार किसी की सुंदरता देखकर नहीं होता, बल्कि वो तो दिल से होता है।
तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। इसको हम कंटिन्यू करेंगे